हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे अब इस वीडियो में हम सीखेंगे, मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, अब इसको हम सीखेंगे। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स को मैं डिफाइन भी करूंगा। सिंपल सी बात है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, उससे एसोसिएटेड या उसी से एसोसिएटेड सैंपल स्पेस एस है, और इस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड दो इवेंट्स मैंने लिया ई और एफ। ठीक, इन दोनों इवेंट्स को कब मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंट है, तो सिंपल सा समझिए, यहां पे किसी एक का होना न होना दूसरे के होने न होने पे बिल्कुल डिपेंड ही न करे। जैसे यहां पे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, तो जैसे एफ अगर हो चुका है तो ये इवेंट ई का होना ना होना एफ के होने ना होने पे फर्क ही न पड़े। मतलब अगर ई की प्रोबेबिलिटी निकाले तो ये एफ पे डिपेंड ही न करे। ठीक है ना। एग्जाम्पल आप बोलेंगे ना कि सर एग्जाम्पल कर दीजिए, एकदम बिल्कुल जो पिछला एग्जाम्पल वीडियो में किया था, यहां पे अगर दे देता कि विद रिप्लेसमेंट, मतलब क्या हुआ कि पहला कार्ड जो ड्रॉ किया वापिस उसको मैं उस डेक में रख देता हूं, प्लेइंग कार्ड का जो गड्डी है उसमें वापिस मिला देता हूं, तो अगेन 52 कार्ड्स हो जाएंगे। तो जो एफ इवेंट निकाल रहे थे ब्लैक वाला, इसके लिए भी अब क्या हो जाता, 26 ऑप्शंस होते और टोटल सैंपल स्पेस में साइज कितना होता, 52। तो मतलब क्या हुआ, इस एफ का होना ना होना ई के होने ना होने पे बिल्कुल डिपेंड ही नहीं करता। समझ में आया? यहां पे प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने बता दिया। तो ऐसे इवेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बस, तो जो डिफिनीशन है ये मैंने आपको बताया। अब इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, बट यही पे मैं अपना लैंग्वेज लिखता हूं, अपना लैंग्वेज। टू इवेंट्स ई एंड एफ associated with the sample space S, ठीक है ना, are said to be independent events if happening of one does not depend on the happening of other। ठीक है ना। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर हुआ? प्लीज बोलिएगा। अब चलिए, ये तो डिफिनीशन हो गया, कॉन्सेप्चुअली मैंने बताया, लेकिन आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैथमेटिकली कैसे करते हैं। मैथमेटिकली आप प्रोबेबिलिटी के केस में या प्रोबेबिलिटी को यूज करके कैसे बताएंगे कि ये इंडिपेंडेंट है। तो दो तरीके से बुक्स में लिखते हैं। पहला तरीका क्या है, सिंपल सा समझिएगा कि इन दोनों इवेंट्स को मैं बोलूंगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर मैं एफ का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालूं गिवन ई, तो इस एफ का प्रोबेबिलिटी जो है ना, इस ई के प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड ना करे। मतलब यहां पे ये पी ऑफ एफ हो जाए, जहां पे पी ऑफ ई जो है मैं नॉन जीरो ले रहा हूं। ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, जैसे वहां पे मैं बता रहा था ना इस एग्जांपल में कि एफ जो सेकेंड ब्लैक कार्ड है, अगर यहां पे लिखता विद रिप्लेसमेंट, तो ई पहला इवेंट है, उसको निकाला वापिस प्लेइंग कार्ड में मिला दिया, तो फिर एफ के लिए टोटल सैंपल स्पेस की साइज 52 और टोटल ब्लैक जो कलर्स होंगे अगेन 26 हो जाते, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1/2 आती। तो मतलब क्या हुआ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो ई के होने न होने पे डिपेंड नहीं करती है। तो वही तो लिख रहा हूं, दिस एंड उसी तरीके से फ्रेंड्स ई का भी तो निकालेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है ना, जहां पे एफ की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है।
तो एक तो ये तरीका है थ्योरेटिकली, जब आप मैथमेटिकली जब आप न्यूमेरिकल्स को हैंडल करेंगे तो ये अप्रोच लगाएंगे कि आप जिसको दिखाना है ना कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा दीजिएगा कि वो P ऑफ F के है। उसी तरीके से E का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, F के पे डिपेंड नहीं करेगा, ये P ऑफ E के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में सबसे इफेक्टिव ये वाला होता है जो सेकेंड में लिख रहा हूं, इसको भी करेंगे। सेकेंड वाला बड़ा आसान है, क्या, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से। तो क्या है देखिए, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या था, E इंटरसेक्शन F दिस इज इक्वल टू क्या था, P ऑफ, आप कोई एक ले लीजिए, मान लीजिए P ऑफ F ले लिया और यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, यही था ना। अब चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, E का होना F पे डिपेंड नहीं करेगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, P ऑफ E। देखिए यहां से, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P ऑफ E। तो देखिए अब ये हटा के क्या मैं लिख दूंगा, सीधे सीधे P ऑफ E। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स में दिखाना ये आसान होता है, ठीक है ना, कि इवेंट्स E और B या E और F इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है P ऑफ E इंटू P ऑफ F हो जाए। समझ में आ रहा है, ठीक। तो दोनों से आप दिखा सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसको बार बार दिखाऊंगा, लेकिन आप इसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स में मैं दोनों से दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप करिएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहां पे एक कॉशन है, क्या कॉशन मतलब डेंजर, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। इंडिपेंडेंट इवेंट्स जनरली कंफ्यूज करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जब आप डेप्थ में नहीं पढ़ते तो आप क्या बोलते हैं कि ये दोनों सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये दोनों अलग अलग हैं। क्यों, मैं बता रहा हूं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की अगर मैं बात बोलता हूं ना, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं आता, ये सिंपली सैंपल स्पेस के ये दो सबसेट्स होते हैं, E और F, दो सबसेट्स होते हैं सच दैट E और F में कोई भी आउटकम कॉमन नहीं होता, मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाता है 5। तो हम क्या बोलते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट में एज अ सेट ये बात नहीं होता, आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ये चीज समझिएगा, P ऑफ E और P ऑफ F इसकी बात करते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये एज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इनका इंटरसेक्शन 5, मतलब कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड डिफिनीशन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। और ऐसा हो सकता है कि दो इवेंट्स मैं लेता हूं जो कि इंडिपेंडेंट है ना, और एज अ सेट उनका इंटरसेक्शन निकाले तो वो नॉन इम्पिटी आ जाए। तो याद रखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के साथ। ये एज अ सेट प्रॉपर्टी है और ये प्रोबेबिलिटी को लेके हम डिफाइन करते हैं। क्लियर हो पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब आप रेडी हैं एक्सरसाइज 13.2 करने के लिए, ठीक है, जिसका मैं इक्वेशन ऑलरेडी कर चुका हूं। आगे मैं एक्सरसाइज में डिटेल में करेंगे हम लोग। तो यहां पे हमने पिछली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी किया और यहां पे हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात किया। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब इतने डेप्थ में हमने कॉन्सेप्ट सीखा, तो एटलीस्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं कर चुका हूं। एक्सरसाइज 13.2 का कम से कम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरूर करके आइए, और फर्स्ट कर लीजिएगा तो ट्राई करिएगा थर्ड और फोर्थ भी करने का। सीखने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।